के बुलडोजर एक्शन की डायरी में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। मुरादाबाद में 46 साल पुराने एक मदरसे को बुलडोजर ने कुछ ही घंटों में मलबा करके रख दिया। इसी के साथ उन मियां भाई के कलेजे पर सांप लौट गए, जिन्होंने इसे अवैध तरीके से यह सोचकर बना लिया था कि बना बाद में और घुसता है। लेकिन योगी ने इन्हें बता दिया है कि बीमारी चाहे कितनी पुरानी हो, उसे ठीक करने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। ना आग लगी है, ना धुआं उठा है। योगी के बुलडोजर ने केवल अपनी पोजीशन ली है। पोजीशन है अवैध मदरसे के सामने। बुलडोजर ने जब छठा गियर लगाया तो कब्जा गैंग की खुमारी उतार कर रख दी। मुख्य द्वार को उखाड़ दिया, मदरसे को ढहा दिया और आसपास के अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। आपकी स्क्रीन पर अवैध मदरसे के जिस हिस्से पर बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है, यह मदरसे का मुख्य द्वार है। देखिए, हल्के से झटके में ही कैसे मुख्य द्वार के दोनों तरफ बनाई गई गुंबदों ने योगी के बुलडोजर के सामने दम तोड़ दिया। जहां बुलडोजर गरज रहा है वो जगह है यूपी का मुरादाबाद, और जिस बिल्डिंग को बुलडोजरों की टोली ने मलबा कर दिया है वो है जामिया अरबिया हयातुल उलूम मदरसा। आगे की तस्वीरें और इस मदरसे की पूरी हिस्ट्री आपके सामने खोलें, उससे पहले सुनिए जब योगी का पहलवान दहाड़ता है तो उसकी आवाज कैसी होती है। मुरादाबाद का ये मदरसा कई दशकों से अवैध कब्जा कर सिर उठाकर यूं ही खड़ा था, लेकिन योगी सरकार में 46 साल पुराने इस अवैध मदरसे का आज सफाया हो गया। मुरादाबाद के जामिया अरबिया हयातुल मदरसे की नींव 1980 में रखी गई थी। उसी के बाद से ये विवादों में आ गया था। साल 2000 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इस पर अपना कब्जा भी लिया, लेकिन मदरसा कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां नाकामी ही उसके हाथ लगी। कोर्ट के फैसले के बावजूद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन 2026 में एक बार फिर कोर्ट ने एमडीए के पक्ष को सही ठहराया। प्राधिकरण की द्वारा स्वयं की अर्जित की हुई विधिवत भूमि है, ये न्यायालय ने भी माना है। प्राधिकरण इसको ऑलरेडी नियोजित कर चुका है। उस नियोजन के अंतर्गत विकास क्षेत्र के लिए आज की ये कार्रवाई की गई है। अदालत के फैसले के बाद एमडीए ने अपनी बाउंड्री वॉल खींचने के बाद मदरसे पर ताला लटका दिया, और आज जब बुलडोजर पहुंचा तो 3 हेक्टेयर जमीन को खाली करवा कर ही वापस लौटा। अब तक इस मदरसे को इस्लामी शिक्षा के नाम पर धड़ल्ले से चलाया जा रहा था, तो जब बुलडोजर इसे गिराने पहुंचा तो पूरी फौज अपने साथ लेकर पहुंचा। अवैध मदरसे की इमारत को गिराने में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बुलडोजर और 2 पोकलेन लगी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतिक्रमण कितने बड़े हिस्से में मजबूती के साथ फैलाया गया होगा। लेकिन चट्टान की तरह खड़े इस मदरसे की हेकड़ी बुलडोजर ने मिनटों में निकाल कर रख दी, और ये बता दिया कि योगी के यूपी में अवैध का इंतकाम कैसे होता है। मुरादाबाद में आज अवैध मदरसे का सामना 1500 किलो के पहलवान से था, और इस टक्कर में अवैध मदरसे का बुलडोजर ट्रीटमेंट हो गया। देखिए, सबसे पहले पीले पंजे ने मदरसे के सिर पर वार किया। एक पंजे से अवैध मदरसे की दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई, और उसके बाद वहां सिर्फ भारी धूल नजर आई। 1980 में जिसकी नींव रखी गई थी, और उसके बाद में 2000 से विवादों में आया, और फाइनली अब आकर के वहीं अब बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पे चलती नजर आ रही है। बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ा, और देखिए कैसे मदरसे का नक्शा मिनटों में ही बिगाड़ कर रख दिया। पुलिस प्रशासन की टीमों की मौजूदगी में कुछ देर के एक्शन में देखिए बुलडोजर ने कैसे इस अवैध मदरसे की एक एक ईंट को उखाड़ कर रख दिया। वहाँ सिर्फ कोई था तो अकेला योगी का पहलवान, और सामने ढहता हुआ अवैध मदरसा। न शक और न ही कोई शंका, योगी का बुलडोजर जहाँ अवैध कब्जा दिखेगा वहाँ गरजेगा। आकाश वर्मा, जी मीडिया, मुरादाबाद। मुरादाबाद में बुलडोजर अवैध कब्जा ढा रहा है, तो वहीं वाराणसी में विकास की नई इबारत लिखने की राह भी खोल रहा है।
काशी विश्वनाथ मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 45 मकान गिराए जाने हैं, वो भी 3 दिनों के अंदर। मुआवजा और नोटिस दिए जाने के बावजूद ये मकान खाली नहीं किए गए। ऐसे में दाल मंडी में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। एक तरफ दुकानदार हैं और दूसरी तरफ प्रशासन का वो बुलडोजर, जिसके जरिए ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई आज है और ये अल्टरनेट डे पे अब ये चलती रहेगी, क्योंकि टारगेट में है कि मई के लास्ट तक जो है साइट क्लियर हो जाए। सूरत हाल ये है दालमंडी गली का कि अब पहचानना मुश्किल है कि ये वही दालमंडी गली है जहां पर अब दुकानें सजा करती थी। दालमंडी का नक्शा बुलडोजर ने बिगाड़ कर रख दिया है। जिन गलियों में खरीदारों का हुजूम नजर आता था, आज वहां या तो बुलडोजर धमाचौकड़ी कर रहा है या फिर सुरक्षा बलों के बूटों की आवाज गूंज रही है। वाराणसी के दालमंडी में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एक साथ 45 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कहीं हथौड़े की धमक सुनाई दे रही है तो कहीं बुलडोजर की गरज। कि कुल 187 मकानों में से लगभग 61 मकानों को पहले ही तोड़ा जा चुका है और इस प्रोजेक्ट को मई तक पूरी तरीके से क्लियर कर लिया जाएगा और मकानों के तोड़ने का जो सिलसिला है वो मई महीने में ही पूरा किया जाना है। ऐसे में अब लगातार अल्टरनेट डेट्स पर इस जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो उसको अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल आज 30 मकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है और पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर गली में हाई अलर्ट है। आज से लेकर अगले 3 दिनों तक जिन 45 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है उसमें 25 भवनों की रजिस्ट्री हुई थी, जिसके लिए भवन मालिकों को बाकायदा मुआवजा दिया जा चुका है। बाकी के 20 भवनों को नगर निगम ने जर्जर घोषित कर रखा था। अब इन सभी मकानों को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। लगभग 45 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई आज है और ये अल्टरनेट डे पे अब ये चलती रहेगी, क्योंकि टारगेट में है कि मई के लास्ट तक जो है साइट क्लियर हो जाए और उसके अगले 3 मंथ में हम प्रोजेक्ट को पूरा करके दे दें पब्लिक को। 3 मंथ मतलब कितने समय तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे। बुलडोजर कार्रवाई के पहले पूरे एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। करीब 300 पुलिस वालों की तैनाती की गई। दाल मंडी में हो रही इस सबसे बड़े एक्शन पर जमीन के साथ आसमान से भी नजर रखी गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी। पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, ड्रोन से सर्विलांस भी किया जा रहा है और जो सुरक्षा के उपाय हैं वो पर्याप्त किए गए हैं। जो हमारी फायर टीम है वो भी लगी है। दालमंडी की 650 मीटर लंबी सड़क को 17.4 मीटर तक चौड़ा किया जाना है, जिससे काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा सके और अभी जो मार्ग हैं उन पर से ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सके। इस दायरे में करीब 187 मकान हैं जिन्हें गिराया जाना है। इसमें 6 मस्जिदें भी शामिल हैं। अब तक कुल 61 मकान तोड़े जा चुके हैं। अभी भी 121 मकान और 6 मस्जिदें बची हुई हैं, जिनके मुतवल्लियों से बातचीत की जा रही है। आने वाले दिनों में उनका नंबर भी आना तय है। फिलहाल तो दालमंडी में अगले 3 दिनों तक 45 मकानों को तोड़ने का बुलडोजर अभियान चल रहा है। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही यूपी से घुसपैठियों की सफाई शुरू हो गई है। यूपी में एक बार फिर से डिटेक्ट और डिपोर्ट अभियान शुरू हो गया है। लखनऊ में तो बांग्लादेशियों की बस्तियों पर छापेमारी भी शुरू हो गई है। बाबा का बुलडोजर अब घुसपैठियों के अड्डे की तरफ मुड़ गया है। सोमवार से यूपी में घुसपैठियों की बुलडोजर सफाई तय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया, गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। सरकार जब आती है तो परिणाम भी लात लेके आती है। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा।
बंगाल में भगवा उदय का सीधा असर कोलकाता से 1000 किलोमीटर दूर लखनऊ में दिख रहा है। लखनऊ में छिपे एक घुसपैठी अब पकड़े जाएंगे। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़कर डिपोर्ट करने की तैयारी। अब डिपोर्टेशन के बाद फिर यूपी नहीं आ पाएंगे घुसपैठी। लखनऊ में जहां जहां बांग्लादेश रोहिंग्याओं का अड्डा है, वहां वहां मेयर सुषमा करकवाल छापा मार रही है। कितने लोगों? 11 लोग। खाली करिए यहाँ पे। लाइट का कनेक्शन कैसे मिला? मकान मालिक कोई है ही नहीं यहाँ पे। कौन है मकान मालिक? कहाँ पे घर उसका? बुलाओ जरा, बुलाओ मकान मालिक को फोन करके। लखनऊ में एक बार फिर से झुग्गी झुक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की खोज तेज हो गई है। लखनऊ की मेयर सुषमा करकवाल ने एक बार फिर से घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार घुसपैठियों पर बुलडोजर प्रहार होने वाला है। हटिए यहाँ से, पैक कर लीजिए। 1 हफ्ते का हम आपको टाइम दे रहे हैं, सबको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। लखनऊ के डालीबाग, कृष्णा नगर, फूलबाग, कल्याणपुर, गोमती नगर, निराला नगर, ये वो इलाके हैं जो घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए सबसे सेफ अड्डा बन चुके हैं। इन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान बदल कर रहने की शिकायतें कई बार मिली हैं। यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वापस भेजने की मुहिम एक बार फिर से तेज हो गई है। लखनऊ में सोमवार से घुसपैठियों के खिलाफ मेगा अभियान चलेगा। आप नियम अनुसार आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप घुसपैठ करके आएंगे तो आपको बाहर भी किया जाएगा। इस शहर के संसाधन पे, इस शहर के रोजगार पे इस देश के लोगों का अधिकार है, न कि आपका। पहले इसी साल जनवरी में घुसपैठियों के खिलाफ लखनऊ के मेयर ने अभियान चलाया था, जिसमें सफाई कर्मी के तौर पर लखनऊ नगर निगम में काम कर रहे अवैध बांग्लादेश और घुसपैठियों के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ था, जिसमें ज्यादातर का आधार कार्ड और पता असम के बरपेटा और कामरूप जिले का था। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 440 झुग्गी बस्तियों में करीब 50,000 घुसपैठियों की पहचान हुई थी और एक बार फिर से घुसपैठियों को बाहर निकालने की तैयारी है। लखनऊ की मेयर ने पहले से ही ये ड्राइव चला रखी है, मुहिम चला रखी है कि जो बांग्लादेशी हैं जिनको कह रही हैं कि वो बाहर चले जाएं, यहाँ पे ना रहें। उन्होंने कहा कि जो नगर निगम में जो बांग्लादेशी हैं रजिस्टर्ड है, पहले उनको बाहर करेंगे, उसके बाद जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, जो अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, जो NRC के कागज़ नहीं दिखा पाएंगे, जो प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वो यहाँ के निवासी हैं, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यूपी में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और अलीगढ़ में अब ऑपरेशन टॉर्च का दूसरा राउंड बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इस बार घुसपैठिए डिपोर्ट होने के बाद भारत में फिर से अवैध रूप से दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बंगाल में अब दीदी की नहीं दादा की सरकार है और दादा बंगाल में योगी मॉडल लागू करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आज बीजेपी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीजेपी के लिए अब एक्शन की बारी है। उन वादों को निभाने का समय है जो उसने चुनावी रैलियों में किए हैं। महिला सुरक्षा का, विकास का, रोजगार का, इंडस्ट्री लगाने का, घुसपैठ रोकने का। लेकिन यह सब तभी संभव हो पाएगा जब बंगाल में कानून व्यवस्था का राज हो, और यही लॉ एंड ऑर्डर शुभेंदु सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शुभेंदु अधिकारी के लिए बंगाल का ताज फूलों वाली कुर्सी नहीं, कांटों का सिंहासन है। 10 करोड़ बंगाली मानुष की आंखें टकटकी लगाए देख रही हैं कब होगा सोनार बांग्ला का सपना पूरा। बंगाल वासी देख पाए कि एक ऐसा सरकार आए जो
सुशासन स्थापित कर सके और दुर्नीति मुक्त बांग्ला कर सके। सबसे पहले बांग्लादेश के अनुप्रवेशकारी का हटाने होगा। परिवर्तन की आंधी में दीदी तो तिनके सा उड़ गई। उनका भी परिवर्तन हो गया जो कमल के फूल को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते थे। अच्छा है, बहुत अच्छा है शुभेंदु अधिकारी। क्यों पसंद है आपको? ममता बनर्जी से बहुत अच्छा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो, खूब अच्छा है। तो ठीक है, सबको लेके राज्य चलेगा। शुभेंदु सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। इंडस्ट्री लगाने की, रोजगार की, विकास की, कट मनी के सिंडिकेट सिस्टम को खत्म करने की। लेकिन इन सब के पूरी होने की पहली शर्त है बंगाल में कानून व्यवस्था का राज होने की। आफ्टर इलेक्शन का वायलेंस तो हफ्ते 10 दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन असली चैलेंज है बंगाल में 15 सालों से तृणमूल के राज में स्थापित गुंडों की व्यवस्था प्रणाली को उखाड़ फेंकने का। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी तेज उछाल दर्ज हुआ है। 2023 में 564 मामलों से बढ़कर 2024 में 1118 केस दर्ज हुए हैं, यानी 98.2% की बढ़ोतरी। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024 में पश्चिम बंगाल में कुल हिंसक अपराध 22,530 से बढ़कर 51,244 हो गए हैं, यानी 127.4% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी। हत्या के मामलों में भी तेजी देखी गई। 2023 के 108 मामलों के मुकाबले 2024 में 163 हत्या के केस दर्ज हुए हैं, जो 50.9% की बढ़ोतरी है। किडनैपिंग, बमबाजी जैसी घटनाओं से बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है, लिहाजा बीजेपी से आम आदमी की उम्मीदें बहुत है। घुसपैठी को बंगाल से निकालना है, जो घुसपैठी है, और बॉर्डर को सील करना है। ये जो सनातनी है ना, पूरा बंगाल में आ गया, एक टोटल मुस्लिम छोड़ दिया। पूरा दुर्नीति मुक्त होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के सामने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक विकल्प है योगी मॉडल का, जिसे बिहार भी अपना चुका है और उत्तराखंड भी। यह मॉडल है डायरेक्ट एक्शन का, जिसमें इंसाफ के लिए लोग अदालतों के चक्कर नहीं काटते, अपनी आंखों के सामने तुरंत इंसाफ होता देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसे खत्म करने का बीजेपी ने वादा किया है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का। घुसपैठ बंगाल के संसाधन पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। अपनी सभाओं में गृह मंत्री अमित शाह और खुद शुभेंदु अधिकारी इसका बार बार जिक्र करते रहे हैं, और अब बारी है एक्शन का। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में 2216 किलोमीटर एरिया आता है। जाहिर है पूरी तरह से खुले इतने बड़े एरिया की फेंसिंग करना आसान नहीं होगा, और ना ही ये हफ्ते या महीने में संभव है। लेकिन जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उन्हें इस घुसपैठ से आजादी चाहिए। भगवा हुए बंगाल में हिंदुत्व के प्रतीकों की रक्षा का प्रण पूरा करने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर है। इसमें नंबर 1 है गो तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाना। शुभेंदु सरकार के सामने गो तस्करी के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। बंगाल में तस्करों की जड़ें बहुत गहरी हैं। बदले बंगाल में बीजेपी सरकार का ये आगाज है। आगे आगे देखिए होता है क्या। कोलकाता से प्रत्युष खरे और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में कमल खिला, दीदी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मिर्ची बांग्लादेश को लगी। बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी मौलाना पश्चिम बंगाल को आजाद कराने की धमकी दे रहे हैं। बंगाल में दंगा भड़काने, बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने के लिए बंगाल के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी मौलानाओं को मिर्ची लग गई। बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों को बंगाल में दीदी की हार
और बीजेपी की जीत पसंद नहीं आ रही। बांग्लादेश में बैठकर कट्टरपंथी मौलाना पश्चिम बंगाल में दंगे की साजिश रच रहे, बंगाल में मुसलमानों को भड़काने में लगे, बंगाल को दंगे की आग में जलाने के लिए भारतीय मुसलमानों को उकसाने लगे। इसका नाम नसीरुद्दीन पटवारी और ये बांग्लादेश में जमाते एनसीपी का नेता है। ये भी बांग्लादेश का कट्टरपंथी मौलाना है जो पश्चिम बंगाल को आजाद कराने की बात कर रहा है। इसका नाम नाहिद इस्लाम है। ये बांग्लादेश एनसीपी का सांसद है। इसका नाम अल्ताफ हुसैन है। ये बीएनपी का नेता है। बंगाल में दीदी की हार और बीजेपी की जीत पर अगर सबसे ज्यादा आग किसी को लगी तो वह है बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी, क्योंकि ममता बनर्जी को मुस्लिमों का मुख्यमंत्री कहा जाता था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी डंकी की चोट पर हिंदुत्व के मॉडल को बंगाल में लागू करने वाले। पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की अब सफाई शुरू होगी। बांग्लादेश से अब पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर रोक लगेगी। बॉर्डर से बांग्लादेश में पशुओं की तस्करी पर लगाम लगेगा। मतलब बांग्लादेशियों के दाना पानी पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है और यही कारण है कि बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी अब पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को भड़का रहे हैं। साजिश सिर्फ मुसलमानों को भड़काने तक सीमित नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से कट्टरपंथी इस कदर बौखला गए, वो खुलेआम भारत के टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। इनके दिमाग में भारत को लेकर कितना जहर भरा हुआ है देख लीजिए। भारत पहले ही कह चुका है घुसपैठियों को बांग्लादेश के तारिक रहमान सरकार को वापस बुलाना ही पड़ेगा। सीमा पर भारत की सुरक्षा गारंटी देनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके बाद भी कट्टरपंथी भारत और भारतीय संविधान और लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। इसका नाम मोहम्मद नूरुल हुदा है। ये बांग्लादेशी जमाते इस्लामी का नेता है। बंगाल में भगवा लहर से ये इतना डरा है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान और ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही कट्टरपंथियों के दाना पानी पर ताला लग गया है। अब कट्टरपंथी न तो भारत में काम करने आ पाएंगे, न ही भारत में दंगा फसाद कर पाएंगे, और यही कारण है कि कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। उत्तराखंड में मदरसों की व्यवस्था और संचालन को लेकर धामी सरकार अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। सीएम धामी के निर्देश के बाद पूरे उत्तराखंड में मदरसों की जांच का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में धामी प्रशासन के सामने हरिद्वार में मदरसों की धांधली का खेल उजागर हुआ है, जिन पर धामी का हंटर चल गया है। 23 मदरसों का हुक्का पानी बंद हो चुका है। अवैध मदरसे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण, वो अभियान है हमारा। मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। अवैध मदरसे पाए जाएंगे, जहां भी कोई संदिग्ध व्यक्ति पाए जाएंगे, इनका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, उन सबके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। दो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों के मुखिया उत्तराखंड के मूल निवासी। योगी आदित्यनाथ गढ़वाल मंडल से हैं और पुष्कर धामी कुमाऊं मंडल से हैं। दोनों के एक्शन का तरीका भी एक जैसा ही है। हमें किसी माफिया और किसी भी ऐसे अपराधी को कोई छूट नहीं देनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यूपी में योगी अवैध मस्जिद, मजार और मदरसों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो इधर उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अनियमितता बरत रहे मदरसों के खिलाफ एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में धामी ने हरिद्वार में 23 मदरसों का हुक्का पानी बंद कर दिया है और साफ ऑर्डर दिया है कि देवभूमि में अवैध मदरसा बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अवैध मदरसा जहां मिलेगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। ये धामी के ऑर्डर का ही असर है जो कई अवैध मदरसे धामी सरकार की छापेमारी में नप गए। धामी का हंटर ऐसा चला
कि हरिद्वार के 23 मदरसों पर गाज गिर गए। जांच में पाया गया कि हरिद्वार के मदरसों में सरकार के द्वारा तय नियमों को माना नहीं जा रहा था। मदरसा संचालक मनमानी पर उतारू हो गए थे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि छात्रों की फर्जी संख्या बताई जा रही थी। यहाँ तक कि बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील में भी घोटाला हो रहा था और इस गड़बड़ी से कमाया सारा पैसा अपनी जेब भरने में इस्तेमाल कर रहे थे। धामी प्रशासन की टीम ने जांच को आगे बढ़ाया तो एक के बाद एक ऐसे कई गड़बड़ झाले मिले जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। देश हित में आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में इस बार खलीफा के टारगेट पर यूएई है। लगातार यूएई पर ड्रोन मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, लेकिन जानते हैं इन हमलों के पीछे वजह क्या है? यूएई का तेल बेचने वाला फितूर। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूएई ने ईरान को चकमा देते हुए अपने ऑयल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से पार करवाए और इसकी भनक ईरानी नौसेना तक को नहीं लगी और यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। बस यूएई का यही फितूर अब उसके लिए मुसीबत बन चुका है। देखिए इस रिपोर्ट। कई दिनों की शांति के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जो बारूदी कोहराम छिड़ा है उसका सबसे ज्यादा असर यूएई पर पड़ा है। बीते 48 घंटों से यूएई पर बारूद की बारिश हो रही है। ताबड़तोड़ अंदाज में ड्रोन मिसाइलें दागी जा रही है। हालांकि ईरान ने यूएई पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना के हमले के बाद ईरान ने यूएई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया कि यूएई पर ईरान का आसमानी प्रहार अमेरिका से इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि यूएई को सबक सिखाने के लिए किया गया, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने के कारण यूएई को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसका तेल निर्यात ठप हो चुका था, लिहाजा यूएई ने बड़ा जोखिम उठाते हुए ईरान की आंखों में धूल झोंकते हुए तेल बेचने की तरकीब निकाली। वो ये कि यूएई ने अपने तेल टैंकरों का लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया ताकि यूएई के ऑयल शिप आईआरजीसी की निगरानी से बच सके। वहीं यूएई ने शिप टू शिप ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी हॉर्मुज पार करने के बाद समंदर में ही तेल का ट्रांसफर करना, ताकि जहाजों की ट्रैकिंग मुश्किल हो और तेजी से डिलीवरी हो सके। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 30 दिनों में यूएई के दर्जनों ऑयल शिप ने इस तरह चोरी छिपे हॉर्मुज पार किया और तेल को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, और इस तरह यूएई किसी भी कीमत पर तेल निर्यात करने के मकसद में कामयाब हो गया। मगर जैसे ही खलीफा ब्रिगेड को यूएई के इस प्लान की भनक लगी, फौरन ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज की नाकेबंदी बढ़ा दी और फिर यूएई को सबक सिखाने के लिए उस पर मिसाइल ड्रोन से स्ट्राइक कर दी, ताकि फिर कभी यूएई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश न करे। दरअसल ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिससे खाड़ी देशों का तेल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब जैसे देश लाल सागर के रास्ते कुछ हद तक तेल बेच पा रहे हैं, लेकिन इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे देशों के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। लिहाजा यूएई ने स्मार्ट बनते हुए तेल बेचने की कोशिश की, लेकिन इससे भड़के खलीफा ने यूएई के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहबाज मुनीर जितनी ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा जमीन में धंसते चले जा रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तान को ऐसा जोर का चाबुक चिपकाया है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी की खाल उधेड़ कर रख दी। बिना कारण बताए यूएई ने हजारों पाकिस्तानियों को अपने देश से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी हर साल करोड़ों डॉलर पाकिस्तान भेजते थे। पहले से तबाह पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत तगड़ा वाला झटका है। तुर्की में अर्दोआन के साथ गलबाही। राजधानी में ईरान अमेरिका वाली इस्लामाबाद टॉक्स। शहबाज मुनीर बल्लियों उछल रहे थे कि मिडिल ईस्ट में अमन उनके ही कंधे पर चढ़कर आएगा। मुस्लिम वर्ल्ड का पाकिस्तान ही असली लीडर है, लेकिन शहबाज मुनीर की सारी हेकड़ी, गलतफहमियां यूएई ने एक रात के फैसले में दूर कर दिया है।
ऐसा जोर का हंटर मारा है कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। यूएई ने हजारों पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में करीब 20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। 2025 में यूएई में रह रहे पाकिस्तानियों ने करीब 8 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी थी। यूएई से आने वाली रकम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सहारा है, लिहाजा पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और यही नहीं, यूएई ने पहले भी पाकिस्तान की बाह मरोड़ी कि हमारा कर्ज चुका दो। मजबूरन पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर का यूएई को कर्ज लौटाना पड़ा। यह रकम पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 20% है। इस रकम को लौटाने के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब से नई मिली रकम का सहारा लेना पड़ा। तबाह इकोनॉमी पर इससे बड़ी गाज क्या गिरती कि अब हर साल होने वाली करोड़ों डॉलर की रकम पर भी यूएई ने हथौड़ा चला दिया। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान ने ईरान की ओर नरम रुख अपनाया है। खासकर यूएई पर हुए हमलों की पाकिस्तान का खुलकर निंदा नहीं करना नाराजगी की मुख्य वजह बनी। जवाब में यूएई ने पाकिस्तानी कामगारों, खासकर शिया समुदाय के लोगों के वीजा रिन्यूअल रोक दिए हैं और कई को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को तो चूल मची है सऊदी अरब को हथियार बेचने की, मुस्लिम वर्ल्ड का उम्मा बनने की। लिहाजा यूएई ने पाकिस्तानियों को निकालकर क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब यहाँ उनका कोई काम नहीं। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को बड़े पैमाने पर यूएई से निकाला गया है। पाकिस्तान दलील दे रहा है कि जिन पाकिस्तानियों को निकाला गया है उन्होंने यूएई में कोई न कोई अपराध किया था। पाकिस्तान की दलीलें गले नहीं उतरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में दहकती जंगी आग को रोकने का दावा करने वाला पाकिस्तान अब खुद पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग से सुलग रहा है। पाकिस्तान में ऑयल क्राइसिस जारी है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तानी हुकूमत लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। बीती रात भी पाकिस्तान में पेट्रोल बम फूटा है, जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को छाती पीटने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए, जब किसी मुल्क की हुकूमत ही अपनी आवाम का गला घोटने पर आमादा हो जाए तो हालात ठीक वैसे ही बनते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं, जहां शहबाज सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से भारी इजाफा किया है, वो भी पूरे 15 रुपए का। बीते एक सप्ताह के दौरान पाकिस्तान में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पाकिस्तानी छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, क्योंकि बीती रात पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा किया गया है उसके बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 414 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत 414 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। बेशक इस खवातीन ने 100% सच कहा। अरे शहबाज मुनीर को तो पेट्रोल डीजल के दाम 1000 रुपये लीटर कर देने चाहिए, क्योंकि अपनी आवाम का गला जो काटना है। बड़ी हैरानी होती है कि शहबाज मुनीर से अपना मुल्क संभल नहीं रहा और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मगर जिन्ना लैंड के ये रंगा बिल्ला दूसरों के मसले हल करवाने में लगे थे, शांति वार्ता के नाम पर करोड़ों फूंक रहे थे। नतीजा क्या हुआ? आज पाकिस्तान पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से धधक रहा है। यह है शहबाज मुनीर का असली गेम, जिसे इस पाकिस्तानी ने एक्सपोज किया है। मतलब पाकिस्तान में जो पेट्रोल 250 से 300 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए था, लेकिन अपने मार्जिन के लिए उसी पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगाया गया है, ताकि खुद के ऐशो आराम में कोई कमी ना आने पाए।